So today we have to start with the very first topic of ICSE 10th, and that is force. So what is force? Force is a physical cause which is exerted from one system to another system, and either it changes the position of the other system or try to change the position of the other system. जो डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बुक में लिखी भी थी, 9th में भी आपने फोर्स पढ़ा होगा, तो 9th में फोर्स में लिखा है इट इज सिंपली अ पुश और पुल। तो ठीक है, दोनों ही केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच इज एक्सर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम मैं हूं और दूसरा सिस्टम एक वॉल है, हमने इसके ऊपर कोई फिजिकल कॉज किया। अब या तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे या तो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। वॉल है तो शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं। वहीं पे अगर एक चेयर होती तो हम उसको शिफ्ट कर देते, लेकिन चाहे शिफ्ट हो चाहे ना हो, फोर्स दोनों ही केस में लगा। तो यही डेफिनेशन है कि फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच इज एक्सर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड आइदर इट चेंज द पोजिशन ऑफ द अदर सिस्टम, या तो इसको चेंज कर देता है और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ द अदर सिस्टम। आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma होता है। इसको इस टॉपिक में हम डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। मास के लिए kg और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स में बेसिकली जो कुछ भी था, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो चाहे कुछ भी, ये सब टॉपिक हम लोगों ने 9th में अच्छे से कवर किया था। जो 10th का अपना सिलेबस है, इसमें हमें बेसिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो बस जस्ट टू बिगिन विथ, ये फोर्स की डेफिनेशन थी। अब हमें देखना यह है कि लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। सपोज द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज फ्री टू मूव, and while you are going to apply the force, the body is moving in the direction of the force in a straight line motion, then this type of motion is defined as translational motion or linear motion. Translational or linear motion। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये बॉडी फ्री है, मूव कर सकती है। हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी इसी तरफ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है ये लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन है। अब हमें देखना है रोटेशनल मोशन। सो इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच इज पाइवोटेड अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट से पे वो पाइवोटेड है, जिसको कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। सो इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी which is pivoted about a point, and while the force is applied it is moving about an axis, this type of motion is called as rotational motion और angular motion। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नेल है, इसके साथ ही धागा बंधा हुआ है और आपसे ये बोला गया है कि धागे में जो टेंशन है वो कम ना हो और आप इसको घुमाइए। तो आप देखिए क्या होगा, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के आप इसको ऐसे घुमाएंगे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन। या जैसे फैन है, तो फैन ऐसे होता है, ये उसका सेंटर पार्ट है, ये उसके ब्लेड्स हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है और हम ये कहें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो रॉड इसकी आई हुई है, तो ये इस रॉड के अलोंग कैसे मूव करेगा, ये इस रॉड के अलोंग ऐसे मूव करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज एंगुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। इसी रोटेटरी मोशन का एक बहुत ही स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, मतलब जो फोर्स लग रहा है उसकी टेंडेंसी क्या है, वो ऑब्जेक्ट को टर्न करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक फुटबॉल रखी हुई है और आपने आके उसको ऐसे फोर्स लगाया, पैर से मारा, हाथ से मारा, कैसे मारा, आपने फोर्स लगाया तो बॉडी ऐसे आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने उसको धक्का दिया तो ये आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इमेजिन करिए, या इमेजिन क्या करना है, ये प्रैक्टिकली आपने देखा ही हुआ है, एक डोर है तो क्या है कि यहाँ पे ये हिंज लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो हिंज लगे हुए हैं, कब्जे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलॉन्ग ही दरवाजा खुलता है और दरवाजा बंद होता है। अब आप आए और आपने ऐसा फोर्स लगाया तो क्या ये इस डोर को ऐसे शिफ्ट कर देगा? नहीं। आपने जब फोर्स लगाया तो इस एक्सिस के, जहां पे कह सकते हैं कि पाइवोटेड पॉइंट यू कैन से, फल्क्रम यू कैन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन यू कैन से, कुछ भी कहिए, बात एक ही है। यहां से इसके अलॉन्ग ये इस तरीके से घूम जाएगा, जैसा कि नॉर्मली आप अपने घरों के गेट खोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिंज लगा हुआ, ये गेट है, कार अंदर करनी है आपको, आपने इसको धक्का दिया तो ये ऐसे पूरा खुल जाएगा। तो क्या है कि इस फोर्स ने जो अभी आपने लगाया, उसने इसको टर्न करना चाहा या टर्न कर दिया। सो दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग अ टर्निंग इफेक्ट। So if the force is applied on a body which is going to produce a turning effect, then this is called as moment of force. इसको बोलते हैं moment of force. अब ये देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे होता है। तो अभी आपको हम बताते हैं कि एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और हमने इसको, एक नेल है लंबी सी, रॉड यू कैन से, सरिया कुछ भी कह लीजिए, इसको हमने ऐसे किया और यहाँ पे एक होल है, इसके पास करते हुए हम इसको ऐसे हमने निकाल दिया। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लैमिना हमने जो लिया था ऐसा था, यहाँ से हमने इसको ऐसे सरिया निकाल दिया। अब क्या होगा, हम अगर इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, हम अगर इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो जब आपने यहाँ से फोर्स लगाया, जहां फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन, line across which the force is applied, so this is called as line of action. आप इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये इस पॉइंट के, जिसको आप O कह सकते हैं, इसके अलॉन्ग रोटेट करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये लैमिना था, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो जो लैमिना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूमेगा, मतलब साफ है कि ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज F and the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action is D, then moment of force is always product of these two things, that is magnitude of the force applied and the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation. तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क is represented by a Greek element tau and it is always same as F into D, where F is the magnitude of the force applied and D is the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation. तो ये ध्यान रखना है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। अब फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन, और डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। सो न्यूटन मीटर विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो ये अब आप देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर वर्क की यूनिट भी होती है, जिसको हम लोग जूल कह देते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब वर्क यहाँ भी हो रहा है, आपने गेट को खोला तो क्या काम नहीं किया। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तो इतने बड़े गेट होते हैं कि उसको एक आदमी खोल नहीं पाता, दो आदमी को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि आपने काम नहीं किया, काम तो यहाँ भी हो रहा है। बस ये है कि जब नॉर्मल हम लोग वर्क करते हैं तो हम उसको कहते हैं जूल्स में लिखते हैं, और जब भी कभी यही वर्क किसी ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो गेट को खोलना हो, चाहे वो डोर को खोलना हो, कुछ भी हो, कि कोई पाइवोटेड है, मूवमेंट है, तो ऐसी जगहों पे क्या कहते हैं, उसको हम लोग जूल ना लिख करके उसको हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, उसको न्यूटन मीटर कहा जाता है। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूटन मीटर अगर है तो हम जूल क्यों नहीं लिख सकते। तो जूल इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जूल टर्निंग इफेक्ट के टाइम पे यूज नहीं करते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब कैसे इसको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, कहाँ पे इसको एज एन एप्लीकेशन हमारे पास कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमें अपने घर का गेट खोलना है।
तो अब ऑब्वियसली गेट क्या है, गेट थोड़ा बड़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये पिलर है, ये हिंज लगा हुआ है, ये हिंज लगे हुए हैं और यहाँ पे ये गेट बना हुआ है लाइक दिस। आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, आप धक्का देंगे तो ये या तो ऐसे खुल जाएगा या तो ये ऐसे खुल जाएगा जैसे आप धक्का देते हैं। अब सपोज इस डोर को या इस गेट को ओपन करने के लिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो भी टॉर्क रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को ओपन करने के लिए वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। अगर सपोज कीजिए कि इस गेट को ओपन करने के लिए 100 न्यूटन मीटर रिक्वायर्ड है तो 100 न्यूटन मीटर से ही खुलेगा, 99 से नहीं खुलेगा। चाहे बच्चा धक्का दे रहा हो, चाहे जवान आदमी धक्का दे रहा हो, चाहे बुजुर्ग आदमी धक्का दे रहा हो, हमेशा उसके लिए कितना रिक्वायर्ड है, 100 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये 100 न्यूटन मीटर में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? एक तो आप फोर्स कितना लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कि इसकी जो टोटल विड्थ है वो 10 मीटर है फॉर एग्जांपल, और आपने फोर्स लगाया बिल्कुल एंड से, यहां से बिल्कुल इसके आखिरी पॉइंट से, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मान लीजिए F। हमको मालूम है कि जो टाउ है, मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन दिस गेट टाउ, इट इज F इंटू डी। और ये हमें मालूम है कि इसको जो टर्निंग इफेक्ट इसके लिए चाहिए, हमें जो मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए वो 100 चाहिए। तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स हमें पता करना है कितना लगाना पड़ेगा, एंड परपेंडिकुलर, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आ जाएगा एक्सक्यूज मी, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स अगर आपने लगाया तो आप इस गेट को खोल सकते हैं। अब आप एक चीज देखें, अगर सपोज कीजिए कि यही फोर्स आप यहाँ सेंटर से लगाते, यहाँ से लगाते फोर्स, तो कितना चाहिए होता? सेंटर का मतलब है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई, 5 मीटर। अब कितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए F डैश मान लिया, तो अभी भी फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स तो उतना ही चाहिए, टाउ थोड़ी बदल जाएगा, टाउ तो उतना ही चाहिए। सो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डी। अभी टाउ तो उतना ही चाहिए 100, फोर्स कितना चाहिए वो हमने मान लिया F डैश इंटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये 5 है। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो अब 20 न्यूटन मतलब आपने देखा कि डिस्टेंस जैसे ही हमने आधा किया, फोर्स वैसे ही डबल हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा। आपने सपोज कीजिए कहा कि हम 2 मीटर से फोर्स लगाएंगे, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं आप 2 मीटर पे, तो अगर आप 2 मीटर पे फोर्स लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना, वो तो 100 ही चाहिए। अब यहाँ पे F डबल डैश मान लीजिए है, तो F डबल डैश इंटू डी कितना है 2, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आ जाएगा 50 न्यूटन। 50 इंटू 2 100, 5 इंटू 20 100, 10 इंटू 10 100, हर बार हमें 100 चाहिए। तो ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस कम करते जाएंगे, मींस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वैसे वैसे हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आप कभी भी अगर अपने घर का गेट ओपन करते होंगे, पापा जब कार अंदर करते हैं कहते हैं गेट खोलो कार अंदर कर लूं, तो आप कभी भी धक्का यहाँ से या यहाँ से नहीं देते होंगे, आप हमेशा फ्री एंड से धक्का लगाते होंगे जिससे बहुत इजीली आपका गेट खुल जाए। तो ये जो है कुछ एक सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ से ये समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पे डिपेंड करता है। अब यहीं से एक बात और देखें, अगर मान लीजिए हम फोर्स यहाँ पे लगाते, बिल्कुल इसके इस एंड पे जहां से ये हिंज पे को टच करता है, तो उस सूरत में क्या गेट कभी खुलता? इस सूरत में जबकि हम हिंज पे ही लगा रहे हैं, मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लग रहा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन था, पहले हमने यहाँ लगाया, डिस्टेंस मैक्सिमम था, बहुत इजीली खुल गया, फिर हमने यहाँ लगाया, थोड़ा ताकत बढ़ानी पड़ी, फिर यहाँ लगाया, ताकत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ी, अब हम यहाँ लगा रहे हैं जो हिंज पे ही है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। तो अब आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 था, यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, ये था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है, और F इंटू डी मतलब F इंटू 0 0 ही होगा, कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल दैट मोमेंट ऑफ फोर्स में बी 0
इवन दो फोर्स इज नॉट जीरो। क्या ऐसा संभव है कि मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो तब जबकि फोर्स जीरो नहीं है? तो आप लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। तो ये दो एक क्वेश्चन जो थ्योरी के थे आपको मैंने बताए। इसी रेफरेंस में क्वेश्चन और थ्योरी का आता है, वो मैं आपको देखिए बताता हूँ कैसे कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि अ रेंच हैज अ लॉन्ग हैंडल। रेंच सिंपली मीन्स, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं रिंच, नहीं जो मतलब देखा होगा आपने, वो हम लोग जब जाते हैं मैकेनिक के शॉप पे, कुछ अपनी बाइक या साइकिल खराब हो गई है तो कुछ इस तरीके का आपने देखा होगा, वो रेंच ऐसा होता है। ये नट बोल्ट है, मान लीजिए ये बोल्ट है, इसमें इसको ऐसे लगाएंगे और घुमा देंगे, जैसे बोल्ट इसमें आ गया ऐसे, अब इसके बाद ये घुमा देंगे। तो कह रहे हैं कि अ रेंच हैज अ लॉन्ग हैंडल वाई। मान लीजिए कि ये जो रेंच है इसका हैंडल लॉन्ग है, हमारे पास इतना बड़ा रेंच है। इस नट को ओपन करने के लिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है, सपोज कीजिए वो 100 न्यूटन मीटर रिक्वायर्ड है। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि जो नट है वो अपने एक्सेस पे ऐसे से गोल गोल घूम के खुलेगा। तो ये हो गया उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स यहाँ से लगाया, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो देखिए बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है। और अभी आपने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन से एक्सेस ऑफ रोटेशन तक ज़्यादा होगा तो फोर्स बहुत कम लगेगा। तो बहुत इजीली, बहुत हल्के से फोर्स से आप आराम से उसको खोल सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ कि यही जो रेंच है ये छोटा हो गया। जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा रेंच है। अब आप बताइए, डिस्टेंस जो हुआ ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप यहाँ पे लगाएंगे। अब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी कम है, तो आप पूरी ताकत भी लगा देंगे तब भी उसको खोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए रेंच का हैंडल लंबा होना चाहिए। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे अ रेंच should have long handle because if the handle will be longer then the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation will be maximum or it will be more, so less effort or force is required to open the nut. As we know, moment of force required to open the nut is a constant quantity. जो नट बोल्ट है उसको खोलने के जो मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड है वो कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर वो 100 है तो 100 ही रहेगा, उससे कम पे खुलेगा नहीं। हाँ, आपने डिस्टेंस खूब ज़्यादा कर दिया, डिस्टेंस आपने 20 कर दिया तो फोर्स 5 से काम चल जाएगा। डिस्टेंस आपने 10 कर दिया तो फोर्स 10 से काम कर जाएगा। तो जितना लंबा हैंडल रहेगा फोर्स उतना कम लगेगा, उतना इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें, Why is it easier to open a door by applying the force at the free end of it? When you are going to apply the force on the free end of the door, it simply means the distance from the axis of rotation to the line of action will be maximum. जैसे ये देखिए डोर है, यहाँ हिंज लगा हुआ है और यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, एक्सेस ऑफ रोटेशन कब्जा, और ये डोर है। अब क्या है कि हैंडल्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि वाई द हैंडल्स आर प्लेस्ड एट द फ्री एंड। यहाँ से अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं इस एंड से या इस बिल्कुल एंड से, तो आप देख सकते हैं कि एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। डिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। तो आप कह सकते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ऑन द फ्री एंड then distance will be maximum, so force applied will be minimum, so it will be easier to open the door. Can the moment of force be zero even if the force is not zero? मैंने बताया था आपको, yes it is possible if the perpendicular distance from the line of action to the axis of rotation is zero. वही डोर था जो अभी हम लोग खोल रहे थे, ये हिंज लगा हुआ था। अगर हम यहीं पे फोर्स लगाएं तो फोर्स ये है, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d इज जीरो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑब्वियसली जीरो होगा। और इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं देखें, स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट डिपेंड्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, टाउ दैट इज टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एफ इंटू डी। सो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड
एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था। नेम द फैक्टर्स affecting the turning effect of a body। अगेन द सेम क्वेश्चन इज हियर कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। इसका भी आंसर यही होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एफ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि टॉर्क इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो आई गेस कि अब जो है आपको मोमेंट ऑफ फोर्स को लेकर के कोई डाउट नहीं रह गया होगा। क्यों फ्री एंड पे फोर्स लगाते हैं? क्योंकि फ्री एंड पे अगर फोर्स लगाएंगे तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, रादर कह सकते हैं मैक्सिमम होगा, तो फोर्स मिनिमम होगा। अब आप ये देखें कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम लोग अब पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है वो देखिए। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम भी समझना जरूरी है। इफ नंबर ऑफ फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द रिजल्टेंट इज जीरो, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पे 10 न्यूटन से आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन से कोई इधर फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन से कोई इधर से खींच रहा है और 5 न्यूटन से मैं इधर से खींच रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि 4 फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी बट द रिजल्टेंट इज जीरो। मतलब इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये अपने एक्चुअल पोजीशन को ही होल्ड रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 प्लस का है तो ये 5 नेगेटिव में है, ऊपर का 10 प्लस का है तो 10 नेगेटिव में है, तो 10 10 को न्यूट्रलाइज कर देगा, 5 5 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। सो इफ नंबर ऑफ फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी and the resultant is zero, we can say that the body is in equilibrium। in the same manner, अगर हम टर्निंग इफेक्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये एक सीसॉ है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा, ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे घुमाना चाहेगा और ये ऐसे घुमाना चाहेगा, चार चार फोर्सेस लग गए। तो चारों का लगने के बाद अगर ये जो बीम है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो चार फोर्सेस लगने के बाद भी इसमें कोई भी रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ये भी क्या है, कि इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे हम कहते थे इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द रिजल्टेंट इज जीरो, वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर यही रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन की बात हो, इफ नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, क्यों कहा मूवमेंट ऑफ फोर्सेस? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये इसको क्या करेगा, जैसे यहाँ वाला इसको खींचता, यहाँ वाला इसको घुमाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये दोनों कैसे घुमाएंगे, ऐसे क्लॉकवाइज। ये दोनों कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, दोनों क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, मतलब कि मूवमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है। सो इफ नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द रिजल्टेंट इज जीरो, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा समझना ये है कि अगर कई फोर्सेस के लगने के बाद भी रिजल्टेंट जीरो हो तो कहा जाएगा कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। और अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले ये भी देख लेना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितने तरीके के होते हैं। जैसे कोई बॉडी है, जैसे मैंने बताया था आपको, ऐसे कोई बॉडी है, ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ऐसे घूमेगी, लाइक दिस। तो देखिए ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर हमने फोर्स ऐसे लगाया तो बॉडी ऐसे घूमेगी। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मान लीजिए कि ये लैमिना था, अगर आपको याद हो, और ये रॉड था, हमने इसको ऐसे धक्का मारा तो ये ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हमने उसको ऐसे धक्का लगाया क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स, देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। ये कोई एक बीम है, सीसॉ जैसा मान सकते हैं। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1,
यहाँ पे एक फोर्स लगता है F2, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F3 और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F4. This is the fulcrum, you can say pivoted at this point. Say this distance is D1, this is D2, this is D3 and this is D4. So, number of forces are applied, rather number of moment of forces are applied, because these forces are acting in such a manner that they have a tendency to turn. ये घुमाना चाहते हैं इसको, ये वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसको ऐसे घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, ये वाला भी यहाँ लग रहा है क्लॉकवाइज लाइक दिस, क्लॉकवाइज लाइक दिस, क्लॉकवाइज. ये फल्क्रम है, एंटी क्लॉकवाइज, फल्क्रम है एंटी क्लॉकवाइज. So number of forces or moment of forces are applied, but the body is in equilibrium. So it simply means sum of all the forces will be 0. यही इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि अगर उसमें कोई भी रिजल्टेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सबका सम क्या होगा, 0 होगा. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लग रहा था इधर का +10, इधर का -10, इधर का +5, इधर का -5. तो ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, रिजल्टेंट 0 हुआ, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहा. तो ऐसे ही इसका भी क्या होगा, सारे का सम 0 होगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है. अब अगर इक्विलिब्रियम में सबका सम क्या होगा, 0. अच्छा, अब आप ये भी देख लीजिए कौन कौन से मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, ये हो जाएगा फोर्स F1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन D1. तो पहला मोमेंट हुआ हमारा F1 D1, दूसरा मोमेंट हमारा हुआ ये वाला F2 D2, तीसरा मोमेंट हमारा क्या हुआ F3 D3 और चौथा मोमेंट हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स है F4 और डिस्टेंस है D4, F4 D4. अब इसमें आप देखिए ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको माइनस साइन के साथ रखेंगे. अब इन चारों का सम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो चारों का सम क्या होना चाहिए, 0. तो हम लिखेंगे F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4 इज इक्वल टू 0. अब आप ये देखिए कि जो F1 है ये नेगेटिव में है, तो हम इसको साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे माइनस F1 D1 माइनस एक्सक्यूज मी माइनस F2 D2. हाँ, प्लस ये दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस करेंगे, इनका सम 0 हो गया. तो ये दोनों जो हैं ये अगर उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे. तो F1 D1 और F2 D2 उधर का प्लस का हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं कि F3 D3 प्लस F4 D4 इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 D1 प्लस F2 D2 इज इक्वल टू F3 D3 प्लस F4 D4. तो F1 D1 प्लस F2 D2 क्या है, F1 D1 एंड F2 D2 ये टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट है. ये क्या है, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट है, और ये बराबर किसके है, F3 D3 एंड F4 D4. ये क्या है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. So this is what that is the principle of movement that in the case of equilibrium. ये बहुत important condition है, अगर आपने equilibrium का नाम नहीं लिया है तो ये applicable नहीं है. कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि state principle of movement, वो लिख आते हैं कि sum of total clockwise movement is equal to sum of total anti clockwise movement, और कहते हैं कि सर बिल्कुल बढ़िया पेपर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बट नंबर नहीं मिलता है. क्यों, क्योंकि उन्होंने इसका कीवर्ड लिखा ही नहीं है. ये संभव ही तब है जबकि इक्विलिब्रियम में हो.
तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये है, अगर एक से ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स लगते हैं तो हम क्लॉकवाइज को अलग ऐड कर लेंगे, एंटी क्लॉक को अलग ऐड कर लेंगे, और इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि सम ऑफ टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अगर मान लीजिए एक ही एक लगता है तो भी कोई बात नहीं, ये हमारा फलक्रम है, यहाँ से मान लीजिए कोई फोर्स लगता है F1 और ये डिस्टेंस है D1, यहाँ फोर्स लगता है F2, डिस्टेंस है D2, तो हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सो F1 D1 विल बी सेम एज F2 D2। अगर यहीं पे एक से ज़्यादा होते तो उसको हम ऐड कर देते, एंटी क्लॉक वाले को एंटी क्लॉक की तरफ ऐड करते, क्लॉकवाइज को क्लॉक की तरफ, उसको इक्वेट कर देते। तो ये है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ एक बुक्स में ये F1 की जगह W1 लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कारण क्या है? क्योंकि जो हमने बताया था कि टाउ जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है F इंटू डी होता है, तो अगर हम mg कहें वेट तो भी एक वही बात है, हम ma कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली क्या है कि ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल। तो W1 D1 भी वैसे वही है जो F1 D1 है। तो कुछ एक बुक्स में अगर W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2 लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे।